दोस्तों आज हम इंडियन पेनल कोड 1860 के बारे में जानेंगे, धारा 7 से लेकर धारा 18 तक। पिछला वीडियो मेरा धारा 1 से 6 तक वर्णित था। आज धारा 7 के बारे में जानते हैं। एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। हर पद जिसका एक बार स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप प्रयोग किया जाएगा। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है कि पद समान रूप से हर जगह प्रभावी होगा। अर्थात एक पद, उदाहरण के लिए एक पद जिस स्वरूप में व्यक्त किया गया है उसी स्वरूप में वो अन्य जगह लागू होगा। अर्थात उस पद का जो प्रभाव है वो जिस स्वरूप में उसको निर्मित किया गया उसी स्वरूप में अन्य जगह लागू होगा। उदाहरण के लिए एक कक्षा में अगर किसी को मॉनिटर बनाया जाता है तो कक्षा के अंदर रहते हुए उसकी मॉनिटरिंग की जो एबिलिटी है, मॉनिटरिंग की जो कार्य क्षमता है और मॉनिटरिंग की जो उसकी योग्यता है, साथ साथ उसको जो पदभार दिया गया है, पद का जो दायित्व दिया गया है, वो कक्षा के अंदर उसी रूप में लागू होगा, साथ साथ कक्षा के बाहर भी उसी रूप में लागू होगा जब वो विद्यार्थियों के ऊपर या जो स्टूडेंट्स के ऊपर वो मॉनिटरिंग कर रहा होगा। अर्थात पद का भाव, पद की क्षमता कहीं पे भी नहीं बदल रही है। स्थान बदलने से पद की क्षमता नहीं बदल रही है। ये धारा 7 का एक सार है। धारा 8 जिसमें बताया गया पुल्लिंग वाचक, अर्थात जहाँ पर पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किया गया है वो आपके नर और नारी दोनों का द्योतक है। अर्थात पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत नर भी आ जाएगा और नारी भी, अर्थात मेल और फीमेल दोनों को वो इंडिकेट करता है धारा 8 के अंतर्गत। तो यहाँ पे एक स्पष्ट भावबोधक शब्द है, भाव सूचक शब्द है कि पुल्लिंग जहाँ पे धारा 8 में वर्णित होगा वो नर और नारी दोनों की तरफ इंगित करेगा। अर्थात मेल और फीमेल दोनों को वो डायरेक्टिव करेगा, दोनों को सूचित करेगा। धारा 9 में बताया गया कि वचन, अर्थात जब तक यह संदर्भ प्रतिकूलित ना होगी, एक वचन शब्द के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन शब्द के अंतर्गत एक वचन आता है। अर्थात जब तक यह संदर्भ प्रतिकूलित ना हो, जब तक यह संदर्भ तब प्रतिकूलित ना हो कि एक वचन शब्द के अंतर्गत बहुवचन आता है, बहुवचन शब्द के अंतर्गत एक वचन आता है, तो ये अपने स्वरूप में लागू रहेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है जहाँ पे वचन दिया गया है धारा 9 में, धारा 9 के अंतर्गत वचन शब्द में यह बताया गया कि जब तक यह ना मालूम पड़े कि एक वचन शब्द के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन शब्द के अंतर्गत एक वचन आता है, अर्थात वचनों के मध्य जो कन्फ्यूजन है वो तब जब तक महसूस ना हो तब तक वो वचन शब्द प्रयोग किया जाएगा। वो आपके एक वचन के लिए एक वचन, दो वचन बहुवचन के लिए बहुवचन शब्द प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों धारा 10 जिसमें बताया गया पुरुष स्त्री, अर्थात इसमें यह बताया गया कि स्त्री मानव नारी और स्त्री पुरुष और स्त्री शब्द का वर्णित किया गया, जहाँ स्त्री नारी और पुरुष नर शब्द का द्योतक है। इसका तात्पर्य है कि स्त्री फीमेल का द्योतक होगी और पुरुष जो होगा वो नर का द्योतक होगा। अर्थात यहाँ पे एक स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर स्त्री शब्द आएगा तो फीमेल के लिए सूचित करेगा और आपका पुरुष शब्द आएगा तो नर या मेल के लिए सूचित करेगा। उसी के अनुरूप उसको दंड के प्रावधान दिए जाएंगे। धारा 11 में बताया गया है कि आपका व्यक्ति, कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। इसमें बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जो है वो उसका जो प्रभाव, कार्य प्रभाव होगा या क्षमताओं का जो निष्कर्ष निकलेगा, हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति का द्योतक होगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में कार्यरत है, उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति डेयरी मिल्क कंपनी में कार्यरत है, वहाँ पे कंपनी या संगम, सपोज दूध मिल्क डेयरी, एक कहीं पे एक मिल्क डेयरी कंपनी है, उसमें कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है या कार्यरत है, तो वहाँ पे डेयरी मिल्क के नाम से उसने अपनी एक संस्था निर्मित की है, तो वहाँ पे वो जो कंपनी होगी, कंपनी के अंदर निहित व्यक्ति जो वहाँ पे कार्य कर रहा है उस पर आईपीसी लागू होगी। ये धारा 11 में वर्णित है। अर्थात धारा 11 में जहाँ पे कंपनी या संगम होगा या कोई निकाय होगा तो उनमें कार्यरत व्यक्तियों पर वो धारा लागू होती है, न कि कंपनी पर, निकाय पर, न किसी संघ पर। अर्थात उस संस्था विशेष के अंदर कार्य करने वाले व्यक्ति, चाहे वो नर हो चाहे वो नारी हो, जो उस पर संलग्न है उस पर वो धारा लागू होगी। दोस्तों धारा 12 जो लोक शब्द इसमें दिया गया, लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय जो लोक शब्द के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंसर्न करने की जरूरत है। तो इसमें बताया गया कि लोक शब्द, लोक का कोई भी वर्ग है या कोई भी समुदाय जो लोक शब्द के अंतर्गत आता है, अर्थात चाहे बहुत सारे लोगों का समूह हो, चाहे हम कह सकते हैं कि
कुछ लोगों का समूह हो, लोक शब्द के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि व्यक्तियों का जो समूह होगा वो व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करेगा, लेकिन वो लोक को सूचित करेगा अर्थात जन को सूचित करेगा। और धारा 12 में यह वर्णित है कि जो लोक है वो जन का ही सूचक है, अर्थात वो नर या नारी का ही सूचक है। इसके बाद धारा 13 आती है, जिसमें क्वीन की परिभाषा दी गई है। क्वीन की परिभाषा विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निर्देशित। इसमें बताया गया है कि जो वर्ष 1950 से पहले जो क्वीन की परिभाषा थी, अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जो क्वीन की परिभाषा भारतीय संदर्भ में दी जाती थी, या भारतीय क्वीन की परिभाषा थी और जो भारत में लागू होती थी, अर्थात ब्रिटिशर्सों के द्वारा जो क्वीन की परिभाषा दी जाती थी और जिसका प्रभाव भारत पे लागू होता था, वो वर्ष 1950 के पश्चात निश्चित कर दिया जाएगा। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे अधिकार जमाई हुई थी 1950 से पहले, जब भारत आज़ाद 1947 में हुआ, लेकिन 1947 से 1950 तक उन्होंने कुछ उपाधियाँ भारत ने उनको समाप्त नहीं किया था, तो तब तक बनी हुई थी 1950 तक। 1950 तक अगर क्वीन की परिभाषा बनी हुई थी, तो इसका तात्पर्य यह है कि ब्रिटिशरों के द्वारा जो क्वीन की परिभाषा के तहत जो अधिकार थे वो अधिकार बने रहे थे, लेकिन वर्ष 1950 में जब क्वीन की परिभाषा को विधि अनुकूलन आदेश द्वारा निश्चित किया गया था, उसके अनुरूप विधि बनाई गई और उस विधि के आदेश द्वारा यह कहा गया कि क्वीन नामक जो भी व्यक्ति पदधारी व्यक्ति होगा उसके प्रभाव शून्य हो जाएंगे, अर्थात वो भारतीय व्यवस्था में कहीं पर भी प्रभावी नहीं रहेगा और ना ही भारतीय व्यवस्था को प्रभावित करेगा। तो इस तरीके से हमने अपनी संप्रभुता के माध्यम से उस पद के, हम कह सकते हैं, प्रभाव को हटा दिया। भारतीय भौगोलिक भूसीमा के अंतर्गत क्वीन की परिभाषा प्रभावी नहीं होगी। इसके बाद धारा 14 आती है, सरकार का सेवक शब्द के प्राधिकार के द्वारा अपील भारत के भीतर या उसमें बने रहने के लिए नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक का द्योतक है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार का सेवक, अर्थात धारा 14 के अंतर्गत यह बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जो सरकार द्वारा निगमित, संचालित और कार्यरत किसी भी संस्था में अगर सरकार के सेवक के रूप में कार्य करता है, तो वो कहीं ना कहीं, चाहे वो ऑफिसर हो या सेवक हो, कहीं ना कहीं सरकार के प्राधिकार को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि ये सरकार का सेवक है और इसमें सरकार के सेवक होने के नाते आईपीसी के अधीन आता है, या हम कह सकते हैं कि उसमें उसी अनुरूप लागू होगी जिस अनुरूप सरकार के सेवक, चाहे वो ऑफिसर हो या कोई छोटा कर्मचारी हो, उसमें लागू होती है। इस तरीके से यह दिखाता है कि भारतीय नियोजन में नियोजित कोई व्यक्ति अगर कहीं सेवारत है तो उसमें आईपीसी कैसे लागू होगी, अगर उसने किसी आईपीसी की धारा का उल्लंघन किया हो तो। दोस्तों, इसके बाद अनुच्छेद 15 में धारा 15 में बताया गया कि ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा निर्देशित। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा, अर्थात ब्रिटिश इंडिया की जो भारत में परिभाषा थी, हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया का जो भारत में प्रभाव क्षेत्र था, वर्ष 1937 द्वारा उसको निश्चित कर दिया गया। अर्थात वर्ष 1937 में जो विधि के तहत जो अनुकूलित उनको लगा हो, जो अनुकूल उनको लगा होगा, उसके तहत उन्होंने ये किया कि ब्रिटिशरों का जो प्रभाव क्षेत्र था वो भारत में कम हो जाएगा। तो यह दिखाता है कि ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा, अर्थात हमने देखा कि बहुत सारे, भारत आज़ाद होने से पहले बहुत सारे ब्रिटिशर्स, बहुत सारी उपाधियाँ, बहुत सारे पद और बहुत सारे नाम अपने पीछे अपने नाम के साथ भारत में राज करते थे। तो इससे क्या होता था, उनके पीछे जो नाम होता था, जो पद होता था, पद का जो प्रभाव क्षेत्र होता था या पद का जो शक्ति होती थी, वो उनसे जुड़ी रहती थी। इस नाते वो क्या करते थे, भारत में प्रभावी रूप से अपना शासन करते थे। लेकिन वर्ष 1937 में जब हमने विधि अनुकूलन आदेश के द्वारा इसको हटा दिया था, विधि के अनुरूप हमें जो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ही विधि अनुकूलन आदेश के द्वारा इसको हटा दिया, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये लगा कि अब यह समय आ गया है जब भारत धीरे धीरे स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहा है और एक दिन वो स्वतंत्र होकर रहेगा। तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी उपाधियाँ, अपने पद, अपने दायित्व और अपने प्रभाव क्षेत्रों को हटाना शुरू किया, ताकि भारतीय जनमानस के अनुरूप भारतीय लोग निर्णय ले सके। ये उसकी, हम कह सकते, बाध्यता थी, स्वीकार्यता नहीं थी, ये बाध्यता थी। और इसी के तहत उन्होंने 1937 में विधि अनुकूलन आदेश के द्वारा ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा हटा दी। अर्थात जो भी ब्रिटिश इंडिया परिभाषा के अंतर्गत जो भी शक्ति थी, जो भी दायित्व थे और जो भी प्रभाव क्षेत्र थे, वो भारत में लागू नहीं होंगे। दोस्तों, इसके बाद है अनुच्छेद 17, सरकार केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का द्योतक है। अनुच्छेद 17 में सरकार शब्द दिया गया है। सरकार शब्द का तात्पर्य यह होता है कि एक भारतीय संदर्भ में एक
प्रजातांत्रिक देश में प्रजा के द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई व्यक्तियों का जनमत जो सरकार कहलाती है। और सरकार शब्द यहाँ पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, चाहे वो छोटे स्तर पर हो, का द्योतक है, जिसमें यह बताया गया कि निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक, चाहे वो हम कह सकते हैं कि ग्रामीण स्तर में हो, चाहे राज्य स्तर में हो, चाहे वो केंद्रीय स्तर में हो, तो वो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार ही होगी। जिसमें ग्रामीण स्तर में लोगों के द्वारा जैसे ग्राम प्रधान या हम उसे बीडीसी या जिला पंचायत सदस्य जो चुने जाते हैं, और वहीं विधायकों का जब चुनाव होता है राज्य स्तर में, और उसके बाद हम देखते हैं सांसदों का चुनाव होता है केंद्रीय स्तर में, पार्लियामेंट स्तर में। तो ये सरकार शब्द के द्योतक हैं। यहाँ पे दिखाया गया कि लोगों के प्रतिनिधित्व को बल देने के लिए, लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ लोगों को चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी। दोस्तों इसके बाद धारा 18 आती है, जिसमें भारत से जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में अभिप्रेत, परंतु जम्मू एंड कश्मीर, हमने देखा कि धारा 18 में भारत में यह संपूर्ण भारत में यह लागू होती है सिवाय जम्मू एवं कश्मीर के। यह कब था? जब जम्मू एवं कश्मीर को, जब तक यूनियन टेरिटरी अर्थात जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया था, तब तक आईपीसी संपूर्ण भारत में लागू होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी। जम्मू कश्मीर में तब रणवीर दंड संहिता लागू होती थी, लेकिन जम्मू और कश्मीर को भारत सरकार द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बावजूद यहाँ पे आईपीसी अपने मूल स्वरूप में प्रभावी होगी, जैसे अन्य राज्यों में होती है। और वहीं जो रणवीर दंड संहिता जम्मू कश्मीर में लागू होती थी, वो अपने मूल स्वरूप में प्रभाव शून्य हो जाएगी। और भारत में संपूर्ण भारतीय भौगोलिक भूसीमा पे, जहाँ तक भारत में राज्य शब्द की परिभाषा आती है, वहाँ पे आपकी धारा 18 के तहत ये आईपीसी लागू होगी। तो दोस्तों आज हमने देखा आईपीसी में धारा 7 से लेकर 18 तक क्या क्या इसमें वर्णित है, और किस तरीके से आईपीसी की धाराओं में निहित जो तत्व होते हैं जो इसमें दिए गए हैं वो किस तरीके से उल्लेखित है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आईपीसी की धारा 19 से आगे को लेकर आऊँगा। थैंक यू।